नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भूमि केमिस्ट्री में। आज अपन पढ़ रहे हैं क्लास 11th की चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में कुछ ऐसे हाइब्रिडाइजेशन जो अपन ने पिछले वीडियो में तो 3 हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट कर लिए थे, sp, sp2 और sp3। आज अपन ऐसे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं जिनमें d ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, d ऑर्बिटल्स के इन्वॉल्वमेंट वाले हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, sp3d2 और sp3d3। ठीक है, कभी ऐसा सोचा है कि ये p3 ही क्यों आता है, p4 कभी क्यों नहीं आता? तो ऑब्वियस सी बात है, p4 आने के कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि p ऑर्बिटल 3 ही होते हैं, 3 टाइप के। s ऑर्बिटल एक ही टाइप का होता है और d ऑर्बिटल 5 टाइप के होते हैं। बट अभी तक यहाँ तक की हाइब्रिडाइजेशन नॉन है। ठीक है, इससे आगे की हाइब्रिडाइजेशन नॉन ही नहीं है और ऐसे कोई मॉलिक्यूल्स बने ही नहीं है जिनमें sp3d4 sp3d5 ऐसे हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिले। ओके, तो आज अपन देख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो d ऑर्बिटल्स अपने को मोस्टली ऐसे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने हैं जिनमें अपन 3s 3p ये यूज करते हैं। तो 3s 3p 3d 4s 4p है ना, ये 5 टाइप के ऑर्बिटल अपने मोस्टली हाइब्रिडाइजेशन में अपने को यूज करने होते हैं, क्योंकि अपने को अभी यहाँ तक ही अपना लेवल है 11th का और उसके आगे का लेवल जो है वो हायर स्टडीज में होता है। तो एक बात याद रखें, 3d ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो इसके भी लगभग इक्वल होती है और इसके भी लगभग इक्वल होती है। ठीक है, इस कारण जो भी d ऑर्बिटल में ये वाले ऑर्बिटल भी बना सकते हैं और ये वाले ऑर्बिटल भी क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। बट अगर आप ऐसा करेंगे कि इसके साथ इसका हाइब्रिडाइजेशन कर दें तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, 4s ऑर्बिटल के साथ 3p का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि इनकी एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी 3s 3p 3d हो सकता है, 3d 4s 4p हो सकता है। बट अगर आप 3p और 4s लेना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनकी एनर्जी का जो डिफरेंस है वो ज्यादा होता है। और मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन में कंडीशन बताई थी कि ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी जो ऑर्बिटल होते हैं वो ही हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। उसके बाद कुछ अपन हाइब्रिडाइजेशन लिख लेते हैं। जैसे एक हाइब्रिडाइजेशन आता है dsp2 जिसमें 3d 4s और 4p वाले ऑर्बिटल यूज आते हैं और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। और ऐसा हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है आपके d ऑर्बिटल्स के, मोस्टली जो आपके d ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनमें, जैसे टेट्रासाइनोनिकल। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में इस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है, अपने को इसमें नहीं पढ़ना है अभी। ठीक है, उसके बाद आता है sp3d। sp3d जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, यहाँ पे सबसे पहली जो शेप आती है वो आती है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, TBP, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। इसके एग्जांपल्स जैसे PCl5, PF5, तो ये अपने को पढ़ना है sp3d। उसके बाद बात करते हैं sp3d2। sp3d2 में होता है ऑक्टाहेड्रल, जिसको OH से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ऑक्टाहेड्रल में एग्जांपल आते हैं SF6, जिसको अपने को पढ़ना है। उसके अलावा अगर इस sp3d2 में एक लॉन पेयर प्रेजेंट हो जाता है, इसमें sp3d2 में, तो यहाँ पे इसकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है, वो हो जाती है स्क्वायर पिरामिडल। कैसी हो जाती है? स्क्वायर पिरामिडल। और ये जो स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है वो पाई जाती है BRF5, ऐसे कुछ हाइब्रिडाइजेशन में प्रेजेंट रहती है। तो स्क्वायर पिरामिडल की ये जो स्ट्रक्चर है वो अपन को अभी नहीं पढ़नी है, तो अपने को अभी ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप हाइब्रिडाइजेशन को इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। ओके, तो ये मैं रफ कर देता हूं और उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन का जो एग्जांपल है वो है अपने पास PCl5। इसका जो अपने पास एग्जांपल है वो अपने पास है PCl5।
तो जब आप PCl5 की बात करते हैं, फर्स्ट PCl5, तो PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। तो PCl5 में फॉस्फोरस यहाँ पे मेन सेंट्रल एटम होता है और क्लोरीन एटम उसके चारों ओर अरेंज्ड होते हैं विथ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, तो फॉस्फोरस जो है अपना, फॉस्फोरस का सीधा वैलेंस शेल लेते हैं। तो इसके वैलेंस शेल की जब बात की जाती है तो वैलेंस शेल होता है 3s2 3p3, ओके। और इसके पास 3d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट रहते हैं, बट वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट रहते। तो जब इसको क्या है ना, ग्राउंड स्टेट लिखते हैं सबसे पहले अपन। ग्राउंड स्टेट जब लिखी जाती है तो वो कुछ इस तरीके से लिखी जाती है। ये अपन इसकी क्या लिख दी अपन ने, ये ग्राउंड स्टेट। d ऑर्बिटल कितने 5 और p ऑर्बिटल कितने 3 और s ऑर्बिटल कितने 1। सीधा ही मैंने यहाँ पे इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया है, पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन और d में 0 इलेक्ट्रॉन। तो जब होता क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हो गया और यहाँ पे चला जाएगा। तो ये लो, ये यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आने के कारण यहाँ पे अब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3d, मतलब टोटल 5 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म, 5 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म, 5 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं यहाँ पे। एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और 5 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, 5 नए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, तो अपने को इनके बारे में देखना है। अगर ये याद न रहे तो इसको इस तरीके से याद रखा जा सकता है, बट हालांकि ये आपको पूछा नहीं जाता है। ये 5 ऑर्बिटल यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, s ऑर्बिटल, px, py, pz और dz स्क्वायर ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 500 TPP अरेंजमेंट में ओरिएंटेड रहेंगे। तो TPP अरेंजमेंट बनाते हैं अपन। सबसे पहले जगह पे इसको देंगे फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के बाद यहाँ पे ये 3 क्लोरीन एटम एक ही प्लेन में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये अपन एक ही प्लेन बनाते हैं। ठीक है, बनाते इसको थोड़ा सही से इस तरीके से। ये एक ही प्लेन है, ये वाला प्लेन। ठीक है, एक प्लेन में प्रेजेंट रहते हैं, मतलब एक प्लेन और 2 क्लोरीन एटम, जिसमें एक ऊपर प्रेजेंट रहता है और एक कहां प्रेजेंट रहता है, नीचे। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। एक सीधे प्लेन में 3 क्लोरीन एटम प्रेजेंट रहते हैं और उसके बाद एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड क्लोरीन एटम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब क्या देखा जाता है कि यहाँ पे बॉन्ड्स भी 2 टाइप के बनते हैं। कौन कौन से, ये जो लंबे बॉन्ड्स हैं इनको बोला जाता है एक्सियल बॉन्ड्स, मतलब ये एक्सिस की साइड बने हुए हैं, और इनको बोला जाता है, इन बॉन्ड्स को इक्विटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने सिर्फ शेप के लिए बनाए हैं, ये बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड सिर्फ ये है। 1 बॉन्ड, 2, 3, 4, 5 बॉन्ड्स प्रेजेंट है यहाँ पे। इनको इक्विटोरियल बॉन्ड्स बोला जाता है और इनको एक्सियल बॉन्ड बोला जाता है। एक बात और यहाँ पे याद रखेंगे, एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि व्हाई इक्विटोरियल बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल देन एक्सियल बॉन्ड्स। तो ऐसा इसलिए होता है, तो इसमें आंसर ऐसा होना चाहिए कि एक्सियल बॉन्ड्स कंटेन मोर लॉन पेयर रिपल्शन और मोर रिपल्सन एज कंपेयर टू इक्विटोरियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड में ज्यादा रिपल्सन होने के कारण क्या होता है, इनकी लेंथ बढ़ जाती है। तो ये एक्सियल बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाने के कारण ये लंबे होते हैं और वीक बॉन्ड होते हैं, और इक्विटोरियल बॉन्ड छोटे होते हैं लेंथ में और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे 2 तरह के बॉन्ड एंगल देखने को मिलते हैं। एक तरह का बॉन्ड एंगल नहीं होता, 2 तरह के बॉन्ड एंगल होते हैं। एक तो होता है 120 डिग्री और एक होता है 90 डिग्री। 120 डिग्री कहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे और यहाँ पे। ये 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल है। और ये क्या है, ये एक सीधा बॉन्ड है, इसका मतलब ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये 90 डिग्री है। ये जो इसके साथ बॉन्ड एंगल बनाएगा ये 90 डिग्री होगा। कुल मिला के इसको समझने का तरीका ये है, जो अपन टीपीपी जो शेप कहते हैं, ट्राइएगोनल बाय पिरामिडल, तो इस शेप को बनाने का ये तरीका है
कि एक आपने क्या बना दिया, ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। यहाँ पे Cl प्रेजेंट है, यहाँ पे Cl प्रेजेंट है, यहाँ पे Cl प्रेजेंट है, और उसके बाद आपने एक ऊपर बनाया बॉन्ड और एक कहाँ बनेगा, नीचे बॉन्ड बनेगा। उसके बाद इसको इस तरीके से जोड़ दिया जाएगा। ये नीचे से एक पूरा त्रिकोणा भाग, त्रिकोण, और एक आपके त्रिकोण बनेगा ऊपर। इसको बोला जाता है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ठीक है। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, और यहाँ पे बीच में प्रेजेंट रहता है फास्फोरस। मतलब एक त्रिकोण नीचे और एक त्रिकोण ऊपर, मतलब दो पिरामिड बनते हैं ट्रायंगुलर, है ना, ऊपर और नीचे ये दो पिरामिड, और बीच में क्या है, ट्रायंगल, इसलिए ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल शेप कहा जाता है इसको। और PCl5 में, PF5 में ये शेप देखने को मिलती है। अब मैंने आपको बताया कि VSEPR थ्योरी जो है, जो अपने को समझाती है कि मॉलिक्यूल का शेप कैसा होना चाहिए, उनका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। वहां पे अपन ने कुछ केसेस ऐसे भी पढ़े हैं जहां पे लॉन पेयर आते हैं, तो लॉन पेयर वाले एग्जाम्पल अभी तक अपन ने नहीं पढ़े हैं, तो लॉन पेयर वाले एग्जाम्पल अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे कि जैसे यहाँ पे लॉन पेयर आ गया या यहाँ पे लॉन पेयर आ गया, तो उससे साइज पे क्या या इसके शेप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस शेप चेंज होगा या नहीं होगा, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो ये अपने हो जाता है PCl5 का जो मॉलिक्यूल है वो कंप्लीट। इसके बाद अपन पढ़ते हैं SF6, ठीक है। SF6 के मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलो ठीक है, SF6 मॉलिक्यूल स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कंप्लीटली। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ओके, चलो SF6 के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल का एग्जांपल सिर्फ एक नहीं होता है, यहाँ पे एग्जांपल बहुत सारे हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, जिसमें भी कुछ एग्जांपल है, जैसे PF5 है, PCl5 है, और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। उसके बाद अपन स्टार्ट कर रहे हैं अब SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, और ये शो करता है आपके sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, किस तरीके से करता है वो बनाते हैं। तो सल्फर का जब अपन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो आता है 3s2 3p4, और यहाँ पे 3d क्या होता है, 0, मतलब 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब तक 3s और 3p ना बढ़ जाए तब तक आप 3d में नहीं बढ़ सकते। आई थिंक ये भी अपने नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़े जाते हैं वो भी सीखेंगे। तो s का जो सल्फर का होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो ये होता है, यहाँ पे s ऑर्बिटल में 2 और p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। चलो बनाते हैं s ऑर्बिटल, देन ये हो गया अपना p ऑर्बिटल, और ये हो गया अपना d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल में 5 खांचे इसलिए बनाए हुए हैं, क्यों, क्योंकि d ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के। p ऑर्बिटल 3 होते हैं, और d ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5। चलो 3s2 3p4 एंड 3d0, तो एक आपके यहां से प्रमोट होगा और एक आपके यहां से इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा आगे, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाएंगे ये यहाँ पे इस तरीके से। ओके, और ये यहाँ पे कौन सा और हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट आ जाएगा, sp3d2, और sp3d2 में यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे नए, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, ये हालांकि पूछा कम ही जाता है, आपके थोड़ा हायर लेवल का है, बट फिर भी अपन को लिख लेना चाहिए ताकि याद रहे। 2 टाइप के d ऑर्बिटल, dz2 और dx2y2, और s px py pz। ओके, ये 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं और न्यू 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है वो देख लेते हैं। ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल ओरिएंटेशन में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे मैं बना रहा हूं यहाँ पे, ये सल्फर, और सल्फर के साथ चलो अपन इसका ऑर्बिटल डायग्राम ही बना लेते हैं। 1 2 3 4,
ये 5 एंड देन ये 6, मतलब 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आगे फ्लोरीन के किस ऑर्बिटल से करते हैं? फ्लोरीन के आगे p ऑर्बिटल प्रेजेंट रहते हैं, उनके साथ ओवरलैपिंग शो होती है। ठीक है, ये आगे क्या है अपने पास? आगे अपने पास है फ्लोरीन के एटम्स, ये फ्लोरीन के आगे। तो इस तरीके से ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग शो होती है, और फ्लोरीन के p ऑर्बिटल और इसके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आपस में क्या कर लेते हैं? ये ओवरलैपिंग करते हैं और यहाँ पे क्या बना देते हैं? सिग्मा बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, तो ये तो जस्ट इसका ऐसे ही ऑर्बिटल डायग्राम है। अपन यहाँ पे इसको क्या करते हैं? सही से डायग्राम बनाते हैं। ये फ्लोरीन, ये यहाँ पे फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट प्रेजेंट रहता है, जिसको ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट बोला जाता है। ऑक्टाहेड्रल या OH से शो किया जाता है और ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट बोला जाता है। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रॉन का मतलब है 8 फेसेस होना। 8 फेसेस आर कॉल्ड ऑक्टाहेड्रॉन। तो यहाँ पे इनका नाम इसी तरह जगह से लिया गया है। ऑक्टाहेड्रॉन मतलब 8 फलक या 8 फेसेस होना, तो उसको बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है, आपके बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, सभी बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री के प्रेजेंट रहते हैं। तो अपन एक लास्ट ऑक्टाहेड्रॉन का स्ट्रक्चर बना के बता देते हैं। ये एक ऑक्टाहेड्रॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन। ठीक है, ओके, ये 1, ये 2, 3 एंड 4, ये 4 ऊपर आ गए फेसेस, और ऐसे के ऐसे अभी 4 फेसेस बनेंगे नीचे। 4 फेसेस ऊपर और 4 फेसेस नीचे, ये मिलके बनाते हैं एक ऑक्टाहेड्रॉन। वैसे ऑक्टाहेड्रॉन को इस तरीके से भी शो किया जाता है कभी कभार, ये एक स्टार बना के। ठीक है, ये स्टार बना के भी ऑक्टाहेड्रॉन को कभी कभी शो किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है जिसमें ऑक्टाहेड्रॉन मतलब 8 फेसेस प्रेजेंट रहते हैं, इस कारण इसको ऑक्टाहेड्रल बोला जाता है। तो आई थिंक आपको SF6 और PCl5 अच्छे से समझ में आए होंगे, जिसमें d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में। ओके, तो अब अपनी एक नेक्स्ट क्लास बचती है, वो बचती है हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाए तो आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में उसके रूल्स और कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर अपना उसी पे होगा, और उसके बाद अपन लास्ट जो अपने इस चैप्टर का टॉपिक रहता है वो रहता है एमओटी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके।